Okay, students, let us start refraction and reflection of plane waves using Huygens principle. So in our previous lecture, I just explained you about the reflection. Let me explain a little bit, because reflection of a plane wave by a plane surface. तो एक प्लेन वेव आ रही है, प्लेन वेव कौन सी है? प्लेन वेव इज ए बी। ये जो दिख रही है ए बी इज द प्लेन वेव, and this plane wave is incident on the mirror Mn, and the reflected wave is EC. Okay, the incident wave AB is making an angle of incidence I with the plane mirror, and reflected wave EC is making an angle R with the plane mirror. So this is angle of incidence and this is angle of reflection. Okay, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कैसे फिगर बना, और इसमें दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे AEC एंड ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे RHS क्राइटेरिया से। सिमिलर प्रूव करने के बाद में we come to know that these two triangles are congruent and therefore I is equal to R, right? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइगेंस ने ये शो करके दिखा दिया कि इंसिडेंट वेव जो है AB, उसकी रिफ्रैक्टेड वेव जो है, वेव फ्रंट जो है EC है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात हमने कही थी पिछले लेक्चर में, क्या बात की थी कि वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है। इफ वी हैव ए पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंट सोर्स है हमारे पास में, तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ऑफ एनी रेडियस। वो बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वो गोले बड़े होते चले जाएंगे, spherical wave front will be there. If we have a linear source, if we have a linear source of the wave, then the wave front will be of the cylindrical shape, cylinder के shape का होगा, बराबर है। And similarly plane wave front can also be there. plane wave front कहाँ पे बताया है? plane wave front जो है हमारे डिस्कशन में आया था, ये देखो, ये जो फिगर दिख रहा है आपको F1 F2 ए प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट से हाइगेंस के हिसाब से A1 B1 C1 D1 पॉइंट्स जो है सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट करते हैं बनाना, और थोड़े टाइम के बाद में G1 G2 प्लेन वेव फ्रंट तैयार हो जाता है। फिर G1 G2 पे जो पॉइंट है A2 B2 C2 D2, ये फिर से सेकेंडरी वेव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। दे विल themselves start to act like the source of the wave. तो A2 B2 C2 D2 वेव बन जाएंगे, फिर आगे का वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ता है। दैट इज हाइगेंस प्रिंसिपल। इस फिगर में मैंने आपको समझाया था यस्टरडे। ओके, लेट अस कम बैक टू अवर पॉइंट। तो इसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन को समझा सकते हैं। ओके, लेट अस कम बैक टू रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। ओके, तो इसमें जो फिगर है, ये फिगर है, ठीक है, फिगर देख रहे हैं आप। तो इसमें PP डैश जो है, PP डैश रिप्रेजेंट द सरफेस सेपरेटिंग मीडियम 1 एंड 2। दो मीडियम है हमारे पास। ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये एयर है, और नीचे वाला मीडियम जो है सपोज ग्लास है या वाटर है, कोई ऐसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो V1 जो है और V2 वेलोसिटीज है, स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 और मीडियम 2 में। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट V1 है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट V2 है। ठीक है, और प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो है प्रोपोगेट हो रहा है डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ए डैश इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस। ये इंटरफेस पे इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी आ रहा है। ठीक है, और जो है ये रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होके इधर चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है लेट टाउ बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी सी। ये जो बी पॉइंट है इस वेव फ्रंट का, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाउ टाइम लगता है। ठीक है, अब ये जो है ये एयर में चल रहा है, तो ये बी सी कितना होगा, V1 इंटू टाउ होगा। अभी ये जो है ये पॉइंट जो है वेव फ्रंट का, ये पॉइंट, इट इज गोइंग नाउ इनटू द डेंसर मीडियम, सो द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी V2।
सो टाउ टाइम में v2 टाउ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विच इज स्मॉलर देन दिस वन। ओके, तो ये देखिए स्मॉलर दिखाया है। तो यहाँ सेंटर लेके v2 टाउ रेडियस लेके एक स्फीयर बनाएंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, और उस आर्क की टेंजेंट से इस पॉइंट सी को मिला देंगे, देन वी विल हैव द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट EC। तो AB is the incident wave front which is incident on this suppose water surface, then the refracted wave front is EC. Okay, the incident wave front AB makes an angle I, angle of incidence. Okay, and refracted wave front makes an angle R with this separation. Okay, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, I and R हमारे पास हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है व्हाट इज साइन आई, लेट अस ट्रेक ट्राइंगल ABC एंड AEC। दो ट्राइंगल हम ले लेंगे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और नीचे वाला ट्राइंगल AEC। तो साइन आई निकाल लेंगे और साइन आर निकालेंगे। साइन आई कितना हो भैया, साइन आई हुआ दिस परपेंडिकुलर अपॉन AC, मतलब V1 टाउ अपॉन AC। साइन आर कितना हुआ, दिस परपेंडिकुलर V2 टाउ अपॉन AC। ठीक है, हो गया साइन आई एंड साइन आर, V1 टाउ अपॉन AC एंड V2 टाउ अपॉन AC हो गया, राइट, ये हो गया। अब जो है साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, V1 टाउ अपॉन AC डिवाइड बाय V2 टाउ अपॉन AC, AC AC कैंसिल आउट, टाउ टाउ कैंसिल आउट, V1 अपॉन V2 आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है V1 अपॉन V2 हो गया, राइट। वेलोसिटी इन द मीडियम 1 एंड वेलोसिटी इन द मीडियम 2, राइट। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अपने को क्या मिलता है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज लेस देन I, मतलब रे जो है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो स्पीड ऑफ द लाइट वेव इन द सेकेंड मीडियम V2 will be less than the speed of light wave in the first medium। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई, कम हो गई, क्योंकि R लेस देन I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, therefore the speed will be less than the speed in air। ठीक है, ये प्रेडिक्शन जो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी, कॉर्पस्कुलर मॉडल जिसको न्यूटन सपोर्ट कर रहा था, उसके जस्ट अगेंस्ट में है और उसको कंट्राडिक्ट करती है। और वेव थ्योरी जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी को जो है प्रोपोगेट किया, उसके करस्पॉन्डेंस में है। ठीक है, अगर c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिप्रेजेंट करता है, then the n1 is given by c by v1। This is the definition of the refractive index of medium 1। refractive index of medium 1 in our case, suppose air, n1 is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in air, so c by v the formula। एंड सिमिलरली नीचे वाला वाटर हमने माना है, तो मान लो सपोज कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर n2 क्या हो गया, c by v2 हो गया। ठीक है, तो n1 अपॉन n2 क्या हो गया, n1 हो गया c by v1, n2 हो गया c by v2। तो आप जो है n2 अपॉन n1 निकालो, n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, n2 डिवाइड बाई n1 कितना हुआ, c by v2 इंटू v1 बाई c। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, v1 अपॉन v2 आया। तो ये v1 अपॉन v2 हो गया n2 अपॉन n1। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, n2 अपॉन n1 रख देंगे। ठीक है, अब इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, साइन वाले टर्म को। तो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। ठीक है, n1 is the refractive index of the first medium, sin I is the angle of incidence in the first medium, n2 is the refractive index of the second medium, and r is the angle of refraction in the second medium। तो ये जो है n1 sin I is equal to n2 sin r, this is very very important formula and is known as the Snell's law of refraction। क्या बोलते हैं इसको, ये Snell's law of refraction। ठीक है,
इसके बाद एक पॉइंट उन्होंने समझाया है यहाँ पे, देखिए कि अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और मीडियम 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डिस्टेंस BC है फिगर में हमारे, वो लैम्डा 1 हो जाएगी और AE कितनी हो जाएगी, लैम्डा 2 हो जाएगी। ये लैम्डा 1 हो जाएगी और ये लैम्डा 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि क्रेस्ट जो B से चलेगा C पे पहुंचेगा टाउ टाइम में, तो क्रेस्ट जो A से चलेगा वो उतने टाइम टाउ में E पर पहुंच जाएगा। देयरफॉर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा BC अपॉन AE। ठीक है, एंड BC अपॉन AE मतलब ये है V1 टाउ अपॉन V2 टाउ। BC कितना है, V1 टाउ है, V2 टाउ है, टाउ टाउ कैंसिल हो गया है, तो V1 अपॉन V2 आ गया है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ गया V1 अपॉन V2। ठीक है, तो इससे अपने को क्या इन्फरेंस मिला, तो लैम्डा 1 V1 के नीचे लैम्डा 1 को लाओ और V2 को इधर ले जाओ, तो ये हमारे को इन्फरेंस मिल गया। ये V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2। ये क्या होता है, V बाई लैम्डा क्या होता है? आपने रिलेशन पढ़ा है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये क्या लिखा है, V बाई लैम्डा लिखा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड मीडियम। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये कहना चाह रहा है आपको कि हालांकि स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है सेकंड मीडियम में जाने पे, वेव की स्पीड डिक्रीज करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी v जो है न्यू, न्यू बोला है इन्होंने फ्रीक्वेंसी को, मैंने f बोला है, इसको इन्होंने न्यू बोला है। न्यू इज इक्वल टू v बाई लेमडा, जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले मीडियम में भी उतनी है और दूसरे मीडियम में भी उतनी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन हियर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द रिफ्रैक्शन एट अ रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन एट अ रेयरर मीडियम का मतलब है कि डेंसर मीडियम से वेव आ रही है और रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। ये देखिए, ये डेंसर मीडियम है, आपको आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डेंसर है और नीचे वाला जो है रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, ऊपर वाला मान लो ग्लास है या वाटर है और नीचे वाला एयर है। समझ गए बात को? रेयरर का क्या मतलब है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, डेंसर है, सपोज करो एक ग्लास है इसमें से, ऐसा केस है तो क्या होगा उस टाइम में। कंसीडर द रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट अ रेयरर मीडियम, देन v2 is greater than v1, velocity in the second medium is greater than v1, rarer medium है ना, velocity बढ़ जाएगी। ठीक है, the angle of refraction will now be greater than the angle of incidence, obvious है, मैं इसको highlight कर देता हूँ, angle of refraction will now be greater than the angle of incidence। ठीक है, लेकिन हमारा स्नेल्स लॉ n1 sin i is equal to n2 sin r तो लगेगा ही। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, देन वी कैन डिफाइन एन एंगल IC। IC एंगल जो है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड इन द डेंसर मीडियम IC वी कैन डिफाइन इन सच ए मैनर, यहाँ पे साइन IC हो जाएगा, सो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम इट बिकम्स 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। तो जो है साइन 91 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन अपने को क्या देगी, n1 साइन आई सी, साइन आई सी को ऐसे डिफाइन किया गया है n2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, साइन 91 हो गया। तो इससे अपने को साइन आई सी क्या मिला, साइन आई सी मिला n2 अपॉन n1, ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसमें हम आईसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फिगर बना देता हूँ, ये जो है रे जो है इधर प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर आ रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे अपने तरीके से समझ लेते हैं रे डायग्राम के हिसाब से कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर में से रेयरर में वेव आ रही है
तो डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी कब बोलेंगे? जब ये वाला जो वेव है रिफ्रैक्टेड वेव जो है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, साइन 90, आर जो है क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। And for angle greater than the critical angle, IC, this wave will be totally internally reflected. तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। If I is equal to IC, then sin R is equal to 1 and R is equal to 90 degree. Obviously, for I greater than IC, there cannot be any refracted wave. मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा? इस एंगल को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंड इसको क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा। और जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 90 डिग्री है एंड आईसी इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये 90 डिग्री होगा। आईसी से बड़ा जो एंगल बनेगा, मतलब कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे जस्ट सी, ये आईसी से बड़ा एंगल बन गया। इस तरीके से वेव आएगी तो इस तरीके से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और रेयर मीडियम मतलब इस वाले मीडियम में जाएगी ही नहीं। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो ही गया था, पहले ही मैंने बता दिया था आपको, कल बता दिया था ये, ठीक है। तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। व्हाट वी आर डिस्कसिंग? We are discussing next figure 10.7a. We consider a plane wave passing through a thin prism. देखिए ये प्लेन वेव है। प्लेन वेव जो है इंसिडेंट हो रही है ये थिन प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म का ये हिस्सा पतला है, ये हिस्सा जाड़ा है। यहाँ पे जो है ये वेव इधर की तरफ आएगी तो ग्लास में ज्यादा चलेगी। तो ये वेव ग्लास में ज्यादा ट्रेवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम मान लेते हैं ये है और इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा जो है जाड़े वाले ग्लास में से जा रहा है, इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन द ग्लास सो इट्स वेलोसिटी विल बिकम लेस, इसलिए यहीं तक पहुंचेगा। और ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है देखिए, ये ग्लास में कम टाइम ट्रेवल करता है, एयर में ज्यादा ट्रेवल करता है, इसके लिए ये जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा उतने ही टाइम, ठीक है। इसलिए ये वाला वेव फ्रंट जो है इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? अब देखिए हमारे पास में ये लेंस है, फिगर 10.7b में वी कंसीडर प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर का हिस्सा पतला, नीचे भी पतला और बीच में जाड़ा है। तो बीच वाला जो पॉइंट है ये एयर में कम चलता है, ग्लास में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है वेव की एंड देयरफॉर दिस पॉइंट रीचेस हियर। और उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये ग्लास में कम चलता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा कम नहीं हो पाती है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कौशिक कर्माकर आ गया। चलो अब जो है देखो, ये वाला पॉइंट भी इसी तरीके से क्या है कि ग्लास में लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा कम नहीं होती है, इसलिए यहाँ तक पहुंच जाता है। इसलिए जो इस वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे एंड दे विल ट्राई टू, दिस वेव इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट द पॉइंट नोन एज द फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट। समझ में आया? The emerging wavefront has a depression at the center and therefore the wavefront becomes spherical and converges to the point F which is known as the focus. आप जानते हैं फोकस क्या होता है, बराबर है। यहाँ हम इसमें जो है रे डायग्राम के नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्लेन वेव फ्रंट के हिसाब से, हाइगेन्स वेव थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसको ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ वी विल सी फिगर 10.7c।
10.7c में प्लेन वेव फ्रंट है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद वी हैव स्फेरिकल वेव कन्वर्जिंग टू द फोकल पॉइंट एफ, ठीक है। ये जो है वेव यहाँ पे जो है प्लेन वेव फ्रंट जो ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ये वाला जो है रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर वाला पॉइंट जो है यहीं पे है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जस्ट हुआ है और तब तक ये वाला जो है, ये देखो सीधा तो है नहीं, टेढ़ा है, ठीक है। तो ये एयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और तब तक इसकी सेकेंडरी वेव बनना चालू हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो जो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ये है, and this wave front will try to converge at a point known as the focal point of the concave mirror, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट है इनके डिस्कशन से हमको क्या पता लगा कि टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज इज द सेम मेजर्ड अलोंग एनी रे, ठीक है। इमेज में जो पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट से जो पॉइंट होता है, मतलब ये पॉइंट को यहाँ तक जाने में सेम टाइम लगा है जितना टाइम ये पॉइंट को यहाँ तक आने में लगा है, पॉइंट टाइम सेम रहता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। नाउ लेट अस सी एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोन एज द डॉपलर्स इफेक्ट। व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? डॉपलर्स इफेक्ट जो है, हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम जो है वेव फ्रंट्स बनाते हैं, व्हेन द सोर्स और द ऑब्जर्वर इज मूविंग। सोर्स या ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। क्यों केयरफुल होना चाहिए? व्हेन द सोर्सेज मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स जो है, जैसे कि आप ने साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आपके पास से दूर चली जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन उधर साइड में जा रही है, तो वो जो अपने वेव फ्रंट्स भेजती है, वेव्स को जो भेजती है, आप तक देर में पहुंचेंगे। ट्रेन से आने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं आप तक पहुंचने में ज्यादा टाइम ले लेंगे, ठीक है। द लेटर वेव फ्रंट्स हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा वेव फ्रंट को आप तक पहुंचने में, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द अराइवल ऑफ टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स इज लॉन्गर एट द ऑब्जर्वर, एंड इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है कम हो गई। तो जो हमें लिसनिंग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी साउंड की, कम हो गई। यही जो डॉपलर इफेक्ट है ये लाइट में भी होता है। व्हेन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द सोर्स विल बी स्मॉलर, दिस इज नोन एज द डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से जब ट्रेन दूर से हमारे पास आ रही होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रेन की जो विसिल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो अपने को ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स जो है, जो ऑप्टिक्स में जो हम ये जो डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं लाइट के केस में, इंक्रीज इन वेवलेंथ को बोलते हैं रेड शिफ्ट। एस्ट्रोनॉमर्स कॉल द इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट एज रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है? रेड शिफ्ट होता है इंक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। इंक्रीज इन वेवलेंथ हो रहा है तो रेड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेड शिफ्ट का मतलब है विबग्योर होता है ना, विबग्योर आप जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, वो जो 7 कलर्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल वाला कलर है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसका नाम दिया गया है रेड शिफ्ट। उसमें एक्चुअली इंक्रीज इन वेवलेंथ हो रहा है। Wavelength in the middle of the visible region of the spectrum, Vibgyor, moves towards the red end of the spectrum, ठीक है। When waves are received from a source moving towards the observer, अगर एक सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, सच टाइप ऑफ केसेस देयर इन ऑप्टिक्स, लाइट सोर्स आपके पास आ रहा है, तो देयर इज एन अपरेंट डिक्रीज इन द वेवलेंथ, ठीक है। अपरेंट डिक्रीज इन द वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और इसको हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रल जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ब्लू एंड ऑफ द विबग्योर रीजन, ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट समझ में आया? ये डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है, और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इससे हम पता लगाते हैं कि गैलेक्सीज
मूव कर रही हैं मतलब हमारे पास आ रही है या हमारे से दूर जा रही है, ठीक है। द फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू जो होती है फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों ही केस में डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज गिवन बाय वी रेडियल अपॉन सी माइनस वी रेडियल अपॉन सी। वी रेडियल क्या है? वी रेडियल जो है इट इज द कंपोनेंट द सोर्स वेलोसिटी। सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ लाइट, हमारे केस में सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ लाइट, उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, उसको हम बोलते हैं वी रेडियल। दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द light source velocity along the line joining the observer to the source, ठीक है, with respect to observer, तो ये v रेडियल कहलाता है। तो v रेडियल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं जब सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप वो ट्रेन वाला एग्जांपल है ना, ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यू आर द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑप्टिक्स में आप समझ लो लाइट सोर्स जो है आपसे दूर जा रहा है तो वी रेडियल जो है पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो डॉपलर शिफ्ट किस तरीके से दिया गया? डेल्टा न्यू अपॉन न्यू फ्रैक्शनल चेंज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। ये फॉर्मूला जो है तब वैलिड है व्हेन द स्पीड ऑफ द लाइट इज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट सोर्स इज स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, सी से कम है v, बराबर है। लेकिन अगर c के कंपेरेबल हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द सोर्स, तो क्या होगा? तब हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मोर एक्यूरेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमी में, इससे हमारा गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है वो समझाता है हमको। एग्जांपल 10.1, what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium line at 589 nanometer is observed at 589.6 नैनोमीटर। तो डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है कि ये कितना शिफ्ट हो गया, दिया हुआ है ना, डेल्टा लैम्डा में चेंज जो है, लैम्डा यहाँ था, लैम्डा इतना हो गया। तो इस स्पीड ऑफ द गैलेक्सी पूछा है और किस तरह का नेचर है, गैलेक्सी पास आ रही है कि दूर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू अस, ये पूछा है। कैसे करेंगे इसको? तो अपने को मालूम है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ को यहाँ न्यू से रिप्रेजेंट किया है तो न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, ठीक है, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी। अब ये जो है ये रिलेशन लिख दिया, रिलेशन कहाँ से आया मैंने उसका ओरिजिन यहाँ पे बता दिया आपको। वी न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, टेक लॉग बोथ द साइड, नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग ऑफ न्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉग न्यू, तो 1 अपॉन न्यू हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? न्यू के रेस्पेक्ट में, तो डी न्यू ऊपर आ जाएगा, तो डी न्यू अपॉन न्यू प्लस इसी तरह 1 अपॉन लैम्डा, डी लैम्डा आ जाएगा, तो डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो डी न्यू को आप डेल्टा न्यू बोल दो, तो ये रिलेशन आपका यहाँ पे आ गया, बराबर है। ये जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरीके से आ गया, तो ये ऐसे आ गया भैया, इसको इधर लेके जाओ। तो हमारा जो है डेल्टा लैम्डा तो हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा कितना हुआ, 589.6 माइनस 589, दैट इज 0.6 नैनोमीटर डेल्टा लैम्डा। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी, लेकिन डेल्टा न्यू अपॉन न्यू हमने यहाँ से क्या निकाला है, माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये इससे को ले लो तो ये क्या हो गया आपका, v रेडियल कितना हो गया, v रेडियल हो गया आपका c टाइम्स डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा 0.6 नैनोमीटर, नैनो है देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे नीचे भी नैनो होगा इसीलिए। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बताना है, तो कितना है 589, ठीक है।
सोडियम लाइन एट 589 नैनोमीटर, तो 589, ठीक है। तो कितना SC होता है 3 × 10⁸, पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट 306 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या दूसरा पेन आ गया, 306 किलोमीटर पर सेकेंड इज V रेडियल। Therefore V रेडियल इज पॉजिटिव। तो मैंने V रेडियल का साइन अभी आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए क्या बोलता है, V radial is considered positive when the source move away from the observer. Is it clear now? तो ये पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब है सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सोर्स क्या है, गैलेक्सी, ऑब्जर्वर क्या है, हम है ऑब्जर्वर। इसका मतलब है गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो ये एग्जांपल आपको बताता है कि ये जो डॉपलर शिफ्ट का जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करेंगे, और इसी न्यूमेरिकल में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको बना के बता दिया। ये रिलेशन का ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और अगला लेक्चर हमारा जो शुरू होगा उसमें हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी एग्जांपल 10.2 जरा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले लेक्चर पर जाएंगे। कहता है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. तो भाई जो सेम फ्रीक्वेंसी किस वजह से है कि इंसिडेंट लाइट जो है आएगी और सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया पे पड़ेगी, तो जो है वो मीडिया के जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो आयंस हैं और उसके जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे विल वाइब्रेट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बाय अब्सॉर्बिंग दैट लाइट, ठीक है। और वो जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, ठीक है। क्या कहता है, रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। एटम्स में बी व्यूज एट ऑसिलेटर्स, एटम ऑसिलेटर्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं और ऑसिलेट करने लगते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज ऑसिलेटर इक्वल्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो कहता है व्हेन लाइट, दूसरा पार्ट कहता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। लाइट जो है रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है। डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव। तो क्या इससे एनर्जी भी डिक्रीज होती है क्या, स्पीड में डिक्रीजमेंट हुआ तो क्या एनर्जी भी डिक्रीज होती है, नहीं, एनर्जी डिक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी जो है डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, याद रखना, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी, एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आता है। तीसरा पार्ट क्या पूछता है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। What determines intensity of light in the photon picture of light? वेव पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से मिलता है। ये फैक्ट है बेटा, याद रखो सब इसको, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से अपने को इंटेंसिटी मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कोई भी वेव हो, ठीक है। तो व्हाट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। जब हम फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट लेते हैं, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली फोटोन पिक्चर, तो उसमें इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर टाइम होता है इंटेंसिटी। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। नाउ वी स्टॉप आवर लेक्चर हियर, ओके, टिल देन गुड बाय।